अब यहाँ पे इंडिया के पास बिग अपॉर्चुनिटी थी इस मिशन को कंप्लीट करने की, लेकिन अभी तक इंडियन अथॉरिटीज के पास इसके बारे में कोई भी न्यूज नहीं थी। हैरानी की बात तो ये थी कि तब के पीएम अटल बिहारी वाजपेयी जी को इसके बारे में रात 7 बजे पता चलता है। प्लेन में इतना फ्यूल भी नहीं था कि इसे पाकिस्तान में कहीं और जगह लैंड करवाया जाए, और एयरफोर्स के सारे लाइट्स और नेविगेशन सिस्टम्स को ऑफ कर देते हैं, जिसमें हाई जैकर्स की 3 डिमांड्स थी। और फिर धीरे धीरे पायलट्स और पैसेंजर्स को भी पता चल चुका था कि ये फ्लाइट हाईजैक हो चुकी है। क्रिसमस से एक दिन पहले नेपाल से दिल्ली आ रही इंडियन एयरलाइन फ्लाइट 814 को 5 पाकिस्तानी टेररिस्ट शाम 4:40 पे हाईजैक करते हैं। मात्र 1 घंटे 40 मिनट के इस रूट को ये हाईजैकर 7 दिन का बना देते हैं। और सबसे बड़ी हैरानी की बात तो ये थी कि उस टाइम के पीएम अटल बिहारी वाजपेयी जी को इसके बारे में रात 7 बजे पता चलता है। इस प्लेन को टोटल 5 जगह लैंड करवाया जाता है, जिसमें हाईजैकर्स की कुछ डिमांड्स थी। लेकिन जैसे ही प्लेन कदार इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर लैंड करता है तो तालिबानी अथॉरिटीज इंडिया को ऑफर करता है कि वो हाईजैकर्स के साथ नेगोशिएशंस करने में उनकी मदद कर सकते हैं। लेकिन एंड में ये तालिबानी अथॉरिटीज ही इन हाईजैकर्स के साथ रिलीज किए गए 3 टेररिस्ट को पाकिस्तान सेफली ड्रॉप करती है। उस टाइम पे पूरा भारत 7 दिनों तक टीवी पे एक ही न्यूज देख रहा था। देखिए, जब भी इंडिया में टेररिस्ट अटैक होते हैं तो उसमें पाकिस्तान कहीं ना कहीं इन्वॉल्व होता है, और इस वाले हाईजैकिंग में भी पाकिस्तान का सबसे बड़ा हाथ था। 24 दिसंबर 1999 को नेपाल काठमांडू से इंडियन एयरलाइन फ्लाइट 814 4 PM पर टेक ऑफ करती है दिल्ली के लिए, जिसमें टोटल 176 पैसेंजर्स थे और उनमें से 5 हाईजैकर्स भी थे, जिनमें इनकी आइडेंटिटी इब्राहिम अख्तर, शाहिद अख्तर शहीद, सनी अहमद काजी, जहूर मिस्त्री और साखिर थे। ये 5 हाईजैकर पाकिस्तानी मिलिटेंट्स ग्रुप हरकत उल मुजाहिदीन के मेंबर्स थे, और इनके अलावा फ्लाइट में 15 क्रू मेंबर्स थे, जिनमें से 3 क्रू मेंबर्स को इन हाईजैकर्स ने इस प्लेन हाईजैकिंग में हाईलाइट करके रखा था, जिनमें पायलट कैप्टन देवीसरन, ऑफिसर राजेंद्र कुमार और इनके साथ फ्लाइट इंजीनियर अनिल कुमार जगिया थे। फ्लाइट के टेक ऑफ करने के 40 मिनट बाद एक सकी मार्क्स लगाया हुआ आदमी इंजीनियर अनिल कुमार जगिया के पास आता है और कहता है कि हमने इस प्लेन को हाईजैक कर लिया है और हमारे पास ग्रेनेड और गन्स है। और फिर धीरे धीरे पायलट्स और पैसेंजर्स को भी पता चल चुका था कि ये फ्लाइट हाईजैक हो चुकी है, और उनको कहता है कि इस फ्लाइट को दिल्ली लैंड न कराने के बजाय पाकिस्तान लाहौर के अल्लामा इकबाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर लैंड करवाना होगा। अब जैसे ही ये प्लेन दिल्ली से लाहौर की ओर जाती है तो इंडियन एटीसी को पता चलता है कि इस प्लेन को हाईजैक कर लिया गया है, और दूसरी ओर पाकिस्तान एयर ट्रैफिक कंट्रोलर इसे लाहौर एयरपोर्ट पर लैंड करने की परमिशन नहीं देती है, और प्लेन में इतना फ्यूल भी नहीं था कि इसे पाकिस्तान में कहीं और जगह लैंड करवाया जाए। तब कैप्टन सरन ने हाईजैकर से ये कहा कि प्लेन में फ्यूल कम है, इसे रिफ्यूलिंग के लिए पंजाब अमृतसर में इमरजेंसी लैंड करवाना होगा, वरना हम सब मारे जाएंगे। हाईजैकर ने उनकी इस बात को अलाउ किया, लेकिन सभी क्रू मेंबर्स को ये कहा कि प्लेन में बैठे सभी मैन और वुमेन्स और उनके साथ बच्चों को अलग अलग बैठा दिया जाए और उनकी आंखों पर ब्लैक पट्टी लगा दे। अगर ऐसा नहीं किया तो सभी को बॉम्ब से उड़ा देंगे। शाम 6:04 पर इंडियन एटीसी का फ्लाइट IC 814 के साथ कनेक्शन होता है, जिसमें कैप्टन देवीसरन इंडियन एटीसी को बोलते हैं कि हाईजैकर्स की डिमांड है कि इस प्लेन में रिफ्यूलिंग की जाए, अगर ऐसा नहीं किया तो वो 10 होस्टेज को मार देंगे। 6:44 पर प्लेन सेफली अमृतसर लैंड करता है और इमीडिएटली रिफ्यूलिंग करने को कहते हैं। अब यहाँ पे इंडिया के पास बिग अपॉर्चुनिटी थी इस मिशन को कंप्लीट करने की, और कैप्टन और फ्लाइट में बैठे सभी पैसेंजर्स को भी लगने लगा कि हम अब इंडिया में हैं और हम इन हाईजैकर से जल्द ही बच जाएंगे। लेकिन सबसे ज्यादा हैरानी की बात तो ये थी कि तब के पीएम अटल बिहारी वाजपेयी जी को इसके बारे में रात 7 बजे पता चलता है, और उनके साथ होम मिनिस्टर LK आडवाणी को इसके बारे में एक न्यूज के जरिए पता चलता है। इस हाईजैकिंग को रोकने के लिए क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप एक लोकल कमेटी टीम बनाते हैं, जिसमें डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, सीनियर पुलिस, इंटेलिजेंस ऑफिसर्स एंड एयरपोर्ट मैनेजर्स शामिल थे। ये लोग प्लान करते हैं कि फ्यूल टैंकर में कुछ पुलिस ऑफिसर्स को बैठाया जाए ताकि वो प्लेन के टायर्स को पंचर कर दे, जिससे कि प्लेन एक बार फिर से टेक ऑफ ना कर सके। इन्होंने इस प्लेन को एग्जीक्यूट किया 7:45 पे और टैंक को रनवे पर उतारा। पहले तो ये टैंक स्पीड में चल रहा था, लेकिन कमेटी के मेंबर्स ने ये कहा कि इस टैंक को थोड़ा स्लो चलाओ, वरना हाईजैकर्स को पता चल जाएगा कि ये टैंक स्पीड में क्यों चल रहा है। और इस पूरे सीन को हाईजैकर प्लेन के केबिन में बैठकर देख रहे थे, और हाईजैकर्स को उल्टा ये शक होता है कि ये टैंक पहले तो स्पीड में चल रहा था, फिर इसे स्लो किया गया और अब तो ये रुक चुका है। हाईजैकर्स ने इमीडिएटली कैप्टन सरन को प्रेशराइज किया और कहा कि जल्दी ही बिना रिफ्यूलिंग के इसे फिर से टेक ऑफ करो। कैप्टन को डराने के लिए हाईजैकर्स ने एक जर्मन सिटीजन सतनाम सिंह के गले पर चाकू मारा, और इन सबसे परेशान होकर शाम 7:49 पर कैप्टन सरन ने फ्लाइट को इमरजेंसी टेक ऑफ किया। और कैप्टन सरन ने इंडियन एटीसी को एक लास्ट मैसेज दिया कि हम सब मर रहे हैं।
और इस प्लेन को एक बार फिर से पाकिस्तान की ओर ले जाया जाता है, लेकिन पाकिस्तानी एटीसी ने इसे फिर से लैंड करने की परमिशन नहीं दी और एयरफोर्स के सारे लाइट्स और नेविगेशन सिस्टम्स को ऑफ कर देते हैं। तब कैप्टन सरन पाकिस्तानी एटीसी को बोलते हैं, अगर आपने इन लाइट्स और नेविगेशन सिस्टम्स को फिर से ऑन नहीं किया तो हमें मजबूरन इस फ्लाइट को हाईवे पर लैंड कराना होगा। जिसके बाद पाकिस्तानी एटीसी ने उन्हें लैंड करने की परमिशन दी और रात 8:07 पर यह प्लेन लाहौर एयरपोर्ट पर लैंड करती है। जब इसका पता इंडिया को चलता है तो वो पाकिस्तान से हेल्प मांगते हैं कि इस्लामाबाद में बैठे हाई कमिश्नर जी पार्थ सारथी को एक हेलीकॉप्टर की मदद से लाहौर ले जाया जाए ताकि वो हाईजैकर्स के साथ नेगोशिएट कर सके। और इस बात को पाकिस्तानी अथॉरिटीज ने माना भी और उन्हें लेने के लिए एक हेलीकॉप्टर भी भेजा गया। वही दूसरी ओर पाकिस्तानी फोर्स इस प्लेन में रिफ्यूलिंग करती है और इस प्लेन को चारों ओर से घेर लेती है और पाकिस्तानी एटीसी हाईजैकर्स के साथ नेगोशिएट करती है कि वो प्लेन में बैठे सभी महिला और बच्चों को रिलीज कर दे, लेकिन हाईजैकर्स ने उनकी इस बात को नहीं माना और फ्रेशलाइज होकर एक हाईजैकर ने पैसेंजर रुपिन कटियाल की छाती पर चाकू मार दिया, जिसके कारण उनकी मौत हो गई। उधर दूसरी ओर जैसे जी पार्थ सारथी लाहौर एयरपोर्ट पे आते हैं तो उन्हें पता चलता है कि प्लेन तो उनके आने से पहले ही टेक ऑफ कर चुका है। अब ये जो प्लेन है वो अफगानिस्तान के काबुल एयरपोर्ट पे जाता है, लेकिन वहाँ पे नाइट लैंडिंग कोई फैसिलिटी नहीं थी, जिसके कारण इसे ओमान ले जाया जाता है। लेकिन ओमान में सल्तनत अथॉरिटीज ने इन्हें लैंडिंग की कोई परमिशन नहीं दी, तो ये प्लेन फिर जाता है दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे, जहाँ पर दुबई अथॉरिटीज ने इस एयरपोर्ट पे लैंड करने के बजाय इसे दुबई के अल मिनाद एयरबेस पर लैंड करवाया जाता है, जहां पर 27 पैसेंजर्स को रिलीज किया जाता है, जिनमें से एक रुपिन कटियाल की डेड बॉडी भी थी। अब ये जो प्लेन है वो दुबई से एक बार फिर से टेक ऑफ करता है और इस बार जाता है ये अफगानिस्तान कंधार में, जहां पर तालिबानियों का राज चलता था और तालिबानी इंडियन गवर्नमेंट को ऑफर करते हैं कि वो हाईजैकर्स के साथ मीडिएट करके इंडिया की हेल्प कर सकते हैं। अब उस टाइम पे अफगानिस्तानी तालिबानीज के साथ हमारे रिलेशन अच्छे नहीं थे, लेकिन फिर भी उनकी बात हमने मानी और 27 दिसंबर 1999 को होम मिनिस्टर एल के अडवाणी और जॉइंट सेक्रेटरी विवेक कटुजा की प्रेजेंसी में एक 4 लोगों की नेगोशिएट टीम बनाई, जिसमें आईबी चीफ अजीत डोवाल एंड सीडी शाह और उनके साथ 2 लोग और थे और इन चारों को अफगानिस्तान भेजा जाता है। लेकिन तालिबानी अथॉरिटीज इनको अलाउ नहीं करती है, वो इस ऑपरेशन को खुद ही ऑपरेट करना चाहती थी और इस प्लेन को चारों ओर से तालिबानी अथॉरिटीज घेर लेती है ताकि इंडियन फोर्सेस वहां पर आसपास भी ना हो। लेकिन यहाँ पर आईबी चीफ अजीत डोवाल को शक होता है कि इन तालिबानियों का इन हाईजैकर्स के साथ और आईएसआई के साथ कुछ ना कुछ तो कनेक्शन है और अजीत डोवाल का जो ये शक था वो जल्द ही यकीन में भी बदलेगा। 27 दिसंबर को तालिबानी ऑफिसर्स ने एक न्यूज़पेपर्स के जरिए हाईजैकर्स के साथ नेगोशिएट करने की कोशिश की, जिसमें हाईजैकर्स की 3 डिमांड्स थी। पहली कि इंडियन गवर्नमेंट 36 कैदियों को रिलीज करे, दूसरी एचयूएम के फाउंडर सज्जाद अफगानी की डेड बॉडी दे और तीसरी $200 मिलियन उन्हें पैसे दिए जाए, तभी इन पैसेंजर्स को छोड़ा जाएगा। बट अल्टीमेटली नेगोशिएट करने के बाद में 3 कैदियों की रिहा करने की बात आती है, जिनमें मौलाना मसूद अजहर, अहमद उमर शहीद शेख, मुश्ताक अहमद जरगर था। इनमें से 2 कैदी जम्मू कश्मीर की जेल में बंद थे, जिन्हें रिहा करवाने के लिए रिसर्च एंड एनालिसिस विंग चीफ एएस दुलत जम्मू कश्मीर के चीफ अब्दुल्ला फारूकी को कन्वेंस करते हैं इन्हें रिहा करने के लिए। लेकिन इन्हें वार्निंग देते हुए अब्दुल्ला फारूकी ने ये कहा कि इसका अंजाम भारत को भुगतना पड़ेगा। ये जो 3 टेररिस्ट थे, इनमें से नंबर 1 पे जो टेररिस्ट है मौलाना मसूद अजहर, इसने 2000 में जैश-ई-मोहम्मद ग्रुप को फाउंड किया, जो कि बाद में पार्लियामेंट अटैक, बॉम्बे बॉम्ब ब्लास्ट और पुलवामा अटैक में इन्वॉल्व था। नंबर 2 पे जो अहमद उमर शहीद शेख था वो 9/11 अटैक में इन्वॉल्व था और नंबर 3 पे जो मुश्ताक अहमद जरगर था, ये जम्मू एंड कश्मीर में टेररिस्ट को ट्रेनिंग देने लगा। इन तीनों कैदियों को दिल्ली ले जाया जाता है और वहां से एक्सटर्नल मिनिस्टर ऑफ जसवंत सिंह के साथ इन्हें कंधार भेजा जाता है। 31 दिसंबर 1999 को इन कैदियों को पैसों के साथ हाईजैकर्स को सौंप दिया जाता है और दूसरी ओर से सारे पैसेंजर्स भी रिलीज हो जाते हैं। लेकिन तालिबानी अथॉरिटीज इन हाईजैकर्स के साथ रिलीज किए गए 3 कैदियों को पकड़ने के बजाय इन्हें पाकिस्तान के क्वेटा में सेफली ड्रॉप करते हैं, जिससे ये प्रूव होता है कि इस हाईजैकिंग में ओपनली तालिबान, पाकिस्तान और आईएसआई इन्वॉल्व था। यह भारत का पहला और लास्ट प्लेन हाईजैकिंग था जिसमें भारत के हाथ बंधे हुए थे।